हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा था द्रव्यमान केंद्र कि द्रव्यमान केंद्र किसे कहते हैं। किसी भी पिंड या किसी भी बॉडी का वह बिंदु जहां पर उसका संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित होता है। अब ये जो वीडियो लेक्चर है इसके अंदर हम पढ़ेंगे द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश, द्रव्यमान केंद्र का वेग और द्रव्यमान केंद्र का त्वरण तथा उस पर आरोपित बल। तो देखिए शुरू करते हैं। सबसे पहले द्रव्यमान केंद्र के स्थिति सदिश को समझने के लिए, यहाँ तक कि द्रव्यमान केंद्र के स्थिति सदिश को ही क्यों, किसी भी पिंड का स्थिति सदिश निकालने के लिए, किसी भी बिंदु का स्थिति सदिश निकालने के लिए हमें कोऑर्डिनेट सिस्टम यानी निर्देश तंत्र की आवश्यकता होती है। तो देखिए एक कार्तीय निर्देश तंत्र मानते हैं। स्टार्टिंग में हमने माना कि यह एक कार्तीय निर्देश तंत्र है। यहाँ पर ये इसका एक्स एक्सिस, ये इसका वाई एक्सिस, ये इसका जेड एक्सिस। तो निर्देश तंत्र, द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र को समझने के लिए सबसे पहले हम दो पिंड मानते हैं। माना कि यहाँ पर पोजीशन, यहाँ पर पार्टिकल है m1 और मूल बिंदु से यहाँ पर एक पार्टिकल है m2। यह है मूल बिंदु O। m1 का स्थिति सदिश O के रेस्पेक्ट में r1 वेक्टर, इसका स्थिति सदिश r2 वेक्टर। अब हमने यह माना कि यह कोई पिंड है जो दो कणों से मिलकर बना है। यह माना कि एक जो पिंड है जो दो कणों से मिलकर बना है, फर्स्ट पार्टिकल m1 एंड सेकंड पार्टिकल इज m2। देखिए अब पहले कण का स्थिति सदिश दूसरे के रेस्पेक्ट में, पहले कण का स्थिति सदिश r1 वेक्टर O के रेस्पेक्ट में, दूसरे कण का स्थिति सदिश O के रेस्पेक्ट में r2 वेक्टर। अब यह माना कि ये जो पिंड है पूरा, इसका बीच में एक सेंटर ऑफ मास है, इसके बीच में इसका एक द्रव्यमान केंद्र है। तो इस द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश हमने मान लिया RCM वेक्टर, RCM वेक्टर। अब द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश हो गया, पहले कण का स्थिति सदिश हो गया, दूसरे कण का स्थिति सदिश हो गया। अब मानेंगे, देखिए सबसे पहले यहाँ पर ऑब्जर्वर खड़ा है। ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में, प्रेक्षक के रेस्पेक्ट में पहले पार्टिकल का स्थिति सदिश r1 वेक्टर, ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में दूसरे पार्टिकल का स्थिति सदिश r2 वेक्टर, ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश जो पूरा पिंड है उसका RCM। अब द्रव्यमान केंद्र के रेस्पेक्ट में पहले कण का RC1 वेक्टर माना और द्रव्यमान केंद्र के रेस्पेक्ट में दूसरे कण का RC2 वेक्टर। ये जो है ये है द्रव्यमान केंद्र, द्रव्यमान केंद्र CM सेंटर ऑफ मास। देखिए इस पूरे डायग्राम को समझने के लिए सबसे पहले आप इमेजिनेशन कीजिए कि सबसे पहले एक निर्देश तंत्र है। उस निर्देश तंत्र में एक कोई पिंड रखा है जिसके अंदर केवल दो ही कण हैं, जिसके अंदर केवल दो ही कण है। पहला कण है m2, दूसरा है पहला कण है m1, दूसरा है m2। दोनों कणों के बीच में उस पिंड का द्रव्यमान केंद्र है, यहाँ पर पॉइंट C। दोनों के बीच में उस पिंड का द्रव्यमान केंद्र है। अब द्रव्यमान केंद्र के रेस्पेक्ट में पहले पार्टिकल का स्थिति सदिश RC1, दूसरे का RC2। अब देखिए हमने क्या किया था, हमने पढ़ा था MI RI, I वे कण के लिए, I वे कण के लिए। अब स्टार्टिंग में हमने दो पार्टिकल माने हैं, तो इस चीज़ को लेते हुए ये जो डायग्राम है इसको आगे परफॉर्म करते हुए हम I वे कण के लिए मानेंगे। इसका मतलब ये टू पार्टिकल सिस्टम है। यहाँ पर मैनी पार्टिकल सिस्टम को डिस्क्राइब करेंगे कि जब बहुत सारे कण हो तो तब स्थिति सदिश कैसे निकालते हैं। तो हमने ले लिया I वे कण के लिए। I वे कण के लिए देखिए MI RI, एक कोई पार्टिकल है, माना एक I वा कण है, माना एक I वा कण है। तो I वे कण के लिए स्थिति सदिश MI RI, MI RCM, MI RCM प्लस MI
RC1 प्लस MI RC2 वेक्टर, इक्वेशन नंबर 1। देखिए सबसे पहले हमने माना कि कोई भी एक आई वा पार्टिकल है, उसके लिए MI RI यहाँ पर RI क्या है, आई वे पार्टिकल का स्थिति सदिश ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में, MI है आई वे पार्टिकल का द्रव्यमान, आई वे पार्टिकल का द्रव्यमान, आई वे पार्टिकल का द्रव्यमान और आई वे पार्टिकल का द्रव्यमान। सबसे पहले यह माना कि MI RI ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में आई वे पार्टिकल का स्थिति सदिश RI, RCM द्रव्यमान केंद्र माना है उसका स्थिति सदिश, RC2 RC1 MI RC1 फर्स्ट जो कण है, पहला जो पार्टिकल है, या फिर ऐसे मान सकते हो आई वे पार्टिकल का द्रव्यमान केंद्र के रेस्पेक्ट में स्थिति सदिश। अब देखिए हमने पिछले लेक्चर के अंदर ये पढ़ा था कि किसी भी पिंड के अंदर यदि कोई बिंदु मानते हैं तो उसका द्रव्यमान केंद्र होने के लिए यह एक आवश्यक शर्त है, उसका द्रव्यमान केंद्र होने के लिए आवश्यक शर्त है कि MI RC1 MI RC2 जीरो होना चाहिए। यदि हम यह मानते हैं कि यह बिंदु द्रव्यमान केंद्र है तो इसके रेस्पेक्ट में जितने भी पार्टिकल होंगे, जैसे मान लीजिए MI M1 RC1 M2 RC2 M1 RC1 M2 RC2, तो ये सब जीरो होंगे, ये सब क्वांटिटी जीरो होगी। इसका द्रव्यमान केंद्र होने के लिए RC1 RC2 RC3 RCN ये सब जीरो होंगे, क्योंकि जो द्रव्यमान केंद्र होता है वह केवल अपने अक्ष पर घूमता है। जैसे मान लीजिए इसका मार्कर का द्रव्यमान केंद्र इसके सेंटर में है, तो इसका जो द्रव्यमान केंद्र है ये अपने द्रव्यमान केंद्र पर ऐसे घूमेगा, अपने द्रव्यमान केंद्र पर ऐसे घूमता है। तो इस कंडीशन में द्रव्यमान केंद्र के चारों ओर जितने भी कण हैं वे द्रव्यमान केंद्र के चारों तरफ परिक्रमा करेंगे। और लेकिन जो द्रव्यमान केंद्र पर जो बिंदु है, जो कण द्रव्यमान केंद्र पर स्थित है, वह केवल अपने अक्ष पर ही घूमेगा। तो MI RI जीरो, उसके लिए स्थानांतरण गति पिंड के चारों तरफ या फिर द्रव्यमान केंद्र के चारों तरफ जितने भी पार्टिकल है वे दो प्रकार की गति करते हैं, एक तो घूर्णन गति, एक स्थानांतरण गति। अपने अक्ष पर घूमते हैं और द्रव्यमान केंद्र के चारों तरफ भी घूमते हैं, लेकिन जो द्रव्यमान केंद्र होता है वह केवल एक ही जगह पर घूमता है, इसलिए MI RI जीरो। इस चीज़ को हमने पिछले लेक्चर के अंदर पढ़ा है, देखिएगा। तो MI RI ये दोनों जीरो। देखिए इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो MI RI बराबर MI RCM इक्वेशन नंबर 2, क्योंकि बोथ आर जीरो। अब देखिए दो कण लेने पर दो कणों के लिए, अब हमने स्टार्टिंग में क्या लेकर गए, हम 2 पार्टिकल्स माने हैं, एक पार्टिकल ये रहा, एक पार्टिकल ये रहा। ऐसा पिंड माना है जो केवल दो कणों से ही मिलकर बना है। अब देखिए M1 प्लस M2 RI, M1 प्लस M2 RI इज इक्वल टू M1 प्लस M2 RCM, M1 प्लस M2 RCM। देखिए ये लाइन शायद दिख नहीं रही होगी, मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ। देखिए MI RI RCM, तो MI RI इज इक्वल टू समेशन I इज इक्वल टू 1 to N, यहाँ पर भी समेशन I इज इक्वल टू 1 to N, समेशंस भी लगा दीजिए सब पे। देखिए I इज इक्वल टू 1 to N। अब ओनली 2 पार्टिकल्स को लेकर चलते हैं। N इज इक्वल टू, 2 कणों के लिए N इज इक्वल टू 1 and 2, N इज इक्वल टू 1 and 2। तो स्टार्टिंग में देखिए M1 R1 M2 R2 इज इक्वल टू M1 RCM
प्लस m2 RCm, m2 RCm। यहाँ से देखिए m1 R1, केवल हम दो ही पार्टिकल लेकर चल रहे हैं, तो m2 R2, यहाँ से कॉमन लो m1 m2 अपॉन RCm अपॉन RCm। देखिए हमें क्या चाहिए, हमें RCm चाहिए, किसका, द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश। तो RCm को निकालने के लिए यहाँ पर लिखो RCm वेक्टर इज इक्वल टू m1 R1 प्लस m2 R2 अपॉन m1 प्लस m2। अब यहाँ पर ये जो टर्म है, ये वाली जो टर्म है, इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, समेशन i इज इक्वल टू 1 टू n mi ri लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और जो नीचे वाली टर्म है इसको लिख सकते हैं समेशन i इज इक्वल टू 1 टू n mi लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। देखिए RCm वेक्टर इज इक्वल टू समेशन mi ri वेक्टर अपॉन समेशन mi। ये होता है द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश, इसको कहते हैं द्रव्यमान, इसको कहते हैं द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश, द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश। अब देखिएगा यह आ गया द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश। अब समेशन ऑफ mi, इसका मतलब यह है कि किसी पिंड के अंदर मान लीजिए n पार्टिकल है, i पार्टिकल है, 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 i पार्टिकल है। तो इस कंडीशन में जो समेशन ऑफ mi है टोटल पार्टिकल्स का मास का सम है, टोटल पार्टिकल्स के मास का सम है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं RCm वेक्टर इज इक्वल टू समेशन mi ri अपॉन कैपिटल M। ये जो टर्म, इसको मान लिया कि पूरे पिंड का द्रव्यमान कितना है, कैपिटल M। ये होता है द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश। क्या होता है, द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश। अब देखिए यदि यह है 2 पार्टिकल सिस्टम के लिए निकाला अपन ने, कितने पार्टिकल्स के लिए, 2 पार्टिकल्स के लिए। यदि पार्टिकल्स की संख्या n हो, पार्टिकल्स की संख्या n हो, तो इस कंडीशन में जो RCm यानी द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश आएगा, RCm इज इक्वल टू m1 R1 m2 R2 प्लस डॉट 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 mn Rn अपॉन कैपिटल M। ये है n पार्टिकल्स के लिए यानी द्रव्यमान केंद्र। अब देखिए यह आ गया द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश। देखिए गाइज, आपको यूनिट्स वाइज वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, टॉपिक वाइज। प्रत्येक यूनिट का एक सेक्शन है एप्लीकेशन के अंदर, और उस यूनिट के सेक्शन के अंदर उसके वीडियो लेक्चर, उस यूनिट के नोट्स, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उसकी क्विज़ आपको टेस्ट के रूप में मिल जाएगी। तो वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा, तभी आपको मैकेनिक्स अच्छे से समझ में आएगी। अब देखते हैं, इधर से इसको इरेज करते हैं। अब देखो, अब निकालेंगे द्रव्यमान केंद्र का वेग, द्रव्यमान केंद्र का वेग। देखिए द्रव्यमान केंद्र का वेग, देखो द्रव्यमान केंद्र का वेग सदिश, द्रव्यमान केंद्र का वेग सदिश, या फिर द्रव्यमान केंद्र की वेलोसिटी, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 3। देखो द्रव्यमान केंद्र का, द्रव्यमान केंद्र का वेग, द्रव्यमान केंद्र का वेग निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, चूँकि हम जानते हैं कि v इज इक्वल टू डी आर अपॉन डी टी। वी इज इक्वल टू डी आर अपॉन डी टी अपन ने खूब पढ़ा है मैकेनिक्स में,
11th में भी पढ़ा है, 12th में भी पढ़ा है और फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा है फर्स्ट यूनिट के अंदर। तो देखिए समीकरण 3 का समय t के सापेक्ष अवकलन करने पर, समीकरण 3 का t के सापेक्ष अवकलन करो। देखो d/dt ब्रैकेट में चला रहा है अपना RCM इज इक्वल टू d/dt समेशन ऑफ MI/RI अपॉन कैपिटल M। देखिए समीकरण 3 का हमने इसका एक बार टाइम t के रेस्पेक्ट में क्या कर दिया, अवकलन कर दिया। देखिएगा, देखो अब यहाँ पर VCM, भाई V बराबर dr/dt, यदि ये CM तो ये भी CM। स्थिति सदिश का टाइम t के रेस्पेक्ट में एक बार अवकलन करेंगे तो क्या हमें द्रव्यमान केंद्र का VCM नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। RCM का t के रेस्पेक्ट में किया तो क्या मिल गया? VCM इज इक्वल टू, देखिए MI/RI अपॉन M। अब देखिए यहाँ पर ये तो कांस्टेंट टर्म है अपने पास I पार्टिकल्स के लिए। अब देखिए d/dt RI अपॉन कैपिटल M, तो देन VCM इज इक्वल टू, VCM इज इक्वल टू समेशन ऑफ MI इज इक्वल टू VI अपॉन कैपिटल M। ये क्या है? द्रव्यमान केंद्र का वेग, वेलोसिटी। यह है द्रव्यमान केंद्र का वेग। अब देखिए, अब हम निकालेंगे द्रव्यमान केंद्र का त्वरण। तो द्रव्यमान केंद्र का त्वरण निकालने के लिए वही प्रोसीजर, इसका टाइम t के रेस्पेक्ट में एक बार फिर से इसका डेरिवेशन। देखो प्रोसीजर को फॉलो करते हैं, सेम प्रोसीजर। द्रव्यमान केंद्र का त्वरण, द्रव्यमान केंद्र का त्वरण। हमने त्वरण रूपांतरण में अंदर पिछली यूनिट में त्वरण रूपांतरण के अंदर या हम कई फॉर्मूलाज पढ़ चुके हैं, जैसे मान लीजिए dr/dt, V बराबर dr/dt और A इज इक्वल टू d²R/dt या dV/dt। बिल्कुल पढ़ चुके हैं, खूब पढ़ा है अपन ने ये वाला फॉर्मूला। देखिए अब देखिए हमने ये पढ़ा है, जस्ट मिनट। देखिए ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है, एक्चुअल में हुआ क्या? VCM ये, अब देखिए इसको दे दो समीकरण नंबर 4। समीकरण 4 का समय t के सापेक्ष समीकरण 4 का टाइम t के सापेक्ष अवकलन करने पर, समीकरण 4 का टाइम t के सापेक्ष अवकलन करने पर देखिए d/dt VCM वेक्टर इज इक्वल टू d/dt समेशन MI VI नॉट RI कैपिटल M। अब देखिए ये तो बन गया अपने पास ACM, द्रव्यमान केंद्र का त्वरण इज इक्वल टू MI समेशन ऑफ MI भार, ये हो गया dVI/dt अपॉन कैपिटल M। सो ACM वेक्टर इज इक्वल टू समेशन ऑफ MI AI अपॉन कैपिटल M, समेशन
MI/AI अपॉन कैपिटल M। देखिए ACM द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश, द्रव्यमान केंद्र का त्वरण, द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश तो RCM है। द्रव्यमान केंद्र का त्वरण, द्रव्यमान केंद्र का वेग, द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश। अब देखिए AI आई वे पार्टिकल का त्वरण, आई वे पार्टिकल का वेग, आई वे पार्टिकल का स्थिति सदिश। तो VCM, ACM और RCM तीनों क्वांटिटीज आ गई अपने पास, बिल्कुल तीनों क्वांटिटीज आ गई। अब देखिए अब चौथी टर्म आती है द्रव्यमान केंद्र का त्वरण के बाद द्रव्यमान केंद्र पर आरोपित बल। देखिए इसको भी करते हैं एक बार। देखिए बल का जो टर्म है उसको समझने के लिए हम जानते हैं कि F बराबर ma होता है। वी ऑलरेडी नो F इज इक्वल टू ma। देखिए इक्वेशन नंबर 5 फॉर द सॉल्यूशन, इक्वेशन नंबर 5 देखिए हम जानते हैं कि F इज इक्वल टू ma, तो FCM, तो FCM बराबर MACM, FCM बराबर MACM। M क्या है? पूरे पिंड का मास। तो देखिए अब देखिए समीकरण 5 को M से F तो निकालना है अपन को, M से गुणा पिंड के द्रव्यमान M से गुणा करने पर, तो देखिए MACM वेक्टर इज इक्वल टू M समेशन MI/AI अपॉन कैपिटल M, अपॉन कैपिटल M, आई वे पार्टिकल का वेग। तो यहाँ पर देखिए समेशन MI, कन्फ्यूजन हो जाएंगे वैसे तो। देखिए ये बन गया FCM, ये बन गया FCM, यहाँ से MACM इज इक्वल टू FCM, MACM इज इक्वल टू FCM इज इक्वल टू देखिए समेशन ऑफ MI अपॉन कैपिटल समेशन ऑफ MI। अब ये जो M है कैपिटल M इंटू AI, कैपिटल M इंटू AI। अब देखिए यहाँ पर जो फोर्स है, यहाँ पर जो बल है वो दो प्रकार का होता है। एक तो बाहरी बल होता है जिसको बोलते हैं F एक्सटर्नल, प्लस एक होता है आंतरिक F इंटरनल। तो F इज इक्वल टू FEXT प्लस F इंटरनल इज इक्वल टू 0, बिकॉज पिंड के कणों के बीच लगने वाला बल 0 होता है। पिंड के कणों के बीच लगने वाला बल 0 होता है। अब बल 0 होगा, देखिए इनके बीच लगने वाला बल 0 है। तो इस कंडीशन में F एक्शनल होगा, F इज इक्वल टू F एक्शनल MAI। तो देखिए FCM वेक्टर इज इक्वल टू समेशन MI FI अपॉन समेशन MI FI। तो FI इज इक्वल टू F एक्शनल, जो फोर्स लग रहा है वो क्या लग रहा है? भारी बल लग रहा है। FI इज इक्वल टू F एक्शनल। अब देखिए FI इज इक्वल टू F एक्शनल। अब देखिए एक चीज़ होती है मोमेंटम, अब मोमेंटम में क्या होता है? देखिए हम जानते हैं P बराबर mv, तो द्रव्यमान केंद्र का संवेग भी निकाल लो। अब तो PCM बराबर ये आ गया फोर्स m VCM, m क्या है? बॉडी का मास, पूरे पिंड का मास VCM। अब द्रव्यमान केंद्र का संवेग, अब PCM इज इक्वल टू 0।
देखिए पीसीएम कब जीरो होगा, या तो उनकी द्रव्यमान केंद्र की वेलोसिटी जीरो होगी। वेलोसिटी जीरो कब होगी, जब उस पर कोई भी बाह्य बल कार्य नहीं करेगा। वेलोसिटी जीरो कब होगी द्रव्यमान केंद्र की, जैसे मान ली मार्क कर रहा है, इसके ऊपर मैंने कोई बल नहीं लगा रखा, इस कंडीशन में अब कुछ भी मोशन नहीं करेगा, अपनी रेस्ट स्टेट में रहेगा। इस पर फोर्स लगाया, इसने मोशन किया, तो यहाँ पर पीसीएम तब जीरो रहेगा जब बाह्य बल जीरो रहेगा, एफ एक्सटर्नल जीरो। तो एफ एक्सटर्नल जीरो रहेगा इस कंडीशन में। देखिए इंटरनल तो जीरो होता ही है, एफ एक्सटर्नल भी जीरो, लगने वाला फोर्स जीरो, तो ये भी पीसीएम जीरो द्रव्यमान केंद्र के बीच। तो एम वी सी एम बराबर जीरो, एम वी सी एम बराबर जीरो बराबर नियतांक कांस्टेंट रहेगा, संवेग कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि मास फिक्स है, वेलोसिटी जीरो है, तो मोमेंटम जीरो। अब एक नियत वेग से गति कर रहा है, ये मानो एक नियत वेग से गति कर रहा है, कभी ज़्यादा कभी कम नहीं, त्वरित गति नहीं, बिना त्वरण वाली गति कर रहा है। इस कंडीशन में एम वी सी एम बराबर नियतांक, तो वी सी एम बराबर भी कांस्टेंट होगा, और यही हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। सुनिएगा, अब ये जो हमने पूरा पढ़ा है इसको एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूँ। देखिए सबसे पहले यह मानते हैं कि द्रव्यमान केंद्र क्या होता है। द्रव्यमान केंद्र वह बिंदु होता है जहाँ पर पिंड का संपूर्ण द्रव्यमान एकत्रित होता है। दूसरी बात, संपूर्ण द्रव्यमान एकत्रित हो गया। दूसरी बात, द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश, द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश होता है आरसीएम, अपन को आरसीएम ही निकालना है। ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में जो पिंड का द्रव्यमान केंद्र है उसका स्थिति सदिश, उसका वीसीएम स्थिति सदिश का टाइम के रेस्पेक्ट में एक बार अवकलन कर दो। उसके बाद उसका एसीएम त्वरण, उसका टाइम के रेस्पेक्ट में 2 बार अवकलन कर दो आरसीएम का। फोर्स निकालना है, मास एम से मल्टीप्लाई कर दो, फोर्स निकालना है, मास एम से मल्टीप्लाई कर दो। अब देखिए ये सब चीज़ें हम लेबोरेटरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस यानी प्रयोगशाला निर्देशित तंत्र, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, इनके अंदर पढ़ चुके हैं। जैसे स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी तो राजस्थान यूनिवर्सिटी के सिलेबस में से हट चुका है, लेकिन बहुत अच्छा टॉपिक है, इसके लिए मैंने इसके वीडियो लेक्चर्स में डाले हैं कोर्स के अंदर, तो आप एक बार उसको भी देखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।